स्वागत है आप सभी का अथर्व क्लासेस पर। आज की मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक की क्लास में हम सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे और यह हमारी सामान्य ज्ञान के अंतर्गत 7वीं क्लास है। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। तो आइए समय व्यर्थ ना करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में क्वेश्चन के आंसर जरूर दीजिएगा। तो पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से योजना के अंतर्गत पूर्ण शक्ति केंद्र नामक पायलट प्रोजेक्ट आरंभ किया गया था। ऑप्शन दिए गए हैं, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, समन्वित बाल विकास योजना, समेकित बाल संरक्षण योजना, राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन। तो याद रखिएगा, पूर्ण शक्ति केंद्र परियोजना को राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन योजना के तहत चयनित जिलों में पायलट मोड में क्रियान्वित किया जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन। और इसी के साथ याद रखिए कि राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण जो अभियान है वह उसका जो उद्देश्य है वह महिलाओं के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने वाली समग्र प्रक्रियाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से ही भारत सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखिएगा कि जो पूर्ण शक्ति केंद्र परियोजना है वह पायलट मोड में 12 राज्यों में, याद रखिएगा 12 राज्यों में चयनित जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर अभिसरण केंद्र स्थापित करना शामिल है, जो कि राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन के अंतर्गत है। अगला प्रश्न दिया गया है, ट्राइफेड जिसे कि TRIFED के नाम से जाना जाता है, का पूरा नाम क्या है, पूर्ण रूप क्या है। तो याद रखिएगा, ट्राइफेड जिसका पूरा नाम होता है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसी के साथ याद रखिए कि ट्राइफेड एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है जिसकी जो स्थापना है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ट्राइफेड की स्थापना कब हुई थी तो 1987 में आदिवासी समुदाय को उनके उत्पादों के विपणन में मदद करने के उद्देश्य से की गई थी ट्राइफेड की स्थापना। अगला प्रश्न दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा बच्चों के जीवन रक्षा संरक्षण और विकास पर घोषणा किस वर्ष अपनाया गया। तो याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो बच्चों के जीवन रक्षक संरक्षण और विकास पर घोषणा की गई थी वह की गई थी 1990 में। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में पारित किया गया था। और इसी के साथ याद रखिए कि इस अधिनियम का जो उद्देश्य है वह महिलाओं के हितों के लिए काम करने वाला एक अधिनियम है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, 1990। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन से योजना के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए स्वच्छता दिशा निर्देश भी जारी किए गए थे। ऑप्शन दिए गए हैं, कायाकल्प, स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र, स्वच्छ बच्चे, स्वस्थ भारत अभियान। तो प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सी योजना है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए स्वच्छता दिशा निर्देश जारी किए गए थे, किस योजना के तहत। तो वह योजना है कायाकल्प, जो कि याद रखिएगा जून 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई थी कायाकल्प योजना, जिसका जो उद्देश्य था वह सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्वच्छता व हाइजीन के उच्च मानकों को स्थापित करने के साथ साथ स्वास्थ्य कर्मियों व मरीजों के लिए सुरक्षित व स्वच्छ वातावरण का निर्माण करना था। और इसी के साथ याद रखिए कि जो कायाकल्प योजना है वह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की पहल है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, कायाकल्प।
अगला प्रश्न दिया गया है, सती समिति रोकथाम अधिनियम 1987 के अंतर्गत निम्न में से कौन से महिलाओं को सती की श्रेणी में रखा जा सकता है? ऑप्शन दिए गए हैं, एक महिला जिनको अपने मृतक पति की देह के साथ उनके स्वेच्छापूर्वक जला दिया जा रहा है, एक महिला जिनको अपने मृतक पति के देह के साथ जबरदस्ती जला दिया जा रहा है, या उपर्युक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा सती समिति रोकथाम अधिनियम के बारे में जान लीजिए कि यह भारत गणराज्य के 38वें वर्ष में लागू हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट है यह, सभी अधिनियम का ये जरूर आप याद रखिए पॉइंट कि यह भारत गणराज्य की, स्वतंत्र भारत गणराज्य के किस वर्ष लागू हुआ था, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है यहां से। और दूसरा, इसका लागू होने की डेट, तो याद रखिएगा जो सती समिति रोकथाम अधिनियम है वह लागू हुआ था 3 जनवरी 1988 को यह लागू हुआ था। और इसी के साथ याद रखिए कि इस अधिनियम में 5 अध्याय हैं और 22 धाराएं हैं। तो अब जो प्रश्न में पूछा गया है वह सती की श्रेणी में किसे रखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए जिसमें कहा गया है कि एक महिला जिनको अपने मृतक पति की देह के साथ स्वेच्छापूर्वक जला दिया जा रहा है, यह भी सती की श्रेणी में आएगा। ऑप्शन नंबर 2, एक महिला जिनको अपने मृतक पति की देह के साथ जबरदस्ती जला दिया जा रहा है, तो यह दोनों ऑप्शन ही सही हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, उपर्युक्त दोनों। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन से वित्तीय वर्ष में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में लागू किया गया था? काफी अच्छा और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले आप स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के बारे में जान लीजिए, तो जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल, याद रखिएगा 1 अप्रैल 1999 को इसकी शुरुआत हुई थी। और इसी के साथ एक महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखिए कि जो पहले से चली आ रही 6 योजनाओं का जो विलय यानी कि इसमें मिला दी गई थी, तो उसमें जो योजनाएं थी उनको भी आप याद रखिए, क्योंकि प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजनाओं में जो 6 योजनाएं मिलाई गई थी उनमें जो सबसे पहला है वह है IRDP, जिसे कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कहा जाता है। दूसरा है ट्राइसेम, जिसे कहा जाता है स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम। तीसरा है डुक्करा, जिसे कि कहा जाता है ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम। और चौथा है ग्रामीण कारीगरों को उन्नत रोजगार की किट आपूर्ति कार्यक्रम। और 5वां है गंगा कल्याण योजना। छठा है 10 लाख कुआं योजना। तो इस प्रकार इन 6 योजनाओं को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजनाओं में विलय कर दिया गया था। तो अब आप प्रश्न में कहा गया है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में लागू कब किया गया था? तो लागू किया गया था 2010-11 में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, 2010-11 में। अगला प्रश्न दिया गया है, एक बालिका की 18 वर्ष की उम्र होने के पश्चात उनके सुकन्या समृद्धि खाता में कितने प्रतिशत जमा उठाया जा सकता है? तो सुकन्या समृद्धि जो योजना है यह महिला एवं बाल विकास विभाग की योजना है और इसकी जो शुरुआत है वह है 22 जनवरी, याद रखिएगा 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत इस योजना की शुरुआत की गई थी। और साथ ही याद रखिए कि इस योजना का जो उद्देश्य है वह बालिकाओं के प्रति परिवार का दृष्टिकोण में परिवर्तन करना, इसके अंतर्गत लोगों में लड़कियों की सुरक्षा, शिक्षा तथा कन्या भ्रूण हत्या, महिला सशक्तिकरण के प्रति जागृत करना सुकन्या समृद्धि खाता योजना या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य था। जो सुकन्या समृद्धि खाता योजना है इसके तहत 10 वर्ष से कम आयु की जो बालिकाएं हैं उनका क्या है, बैंक खाता खोला जाता है। और जब बालिका 18 वर्ष की उम्र हो जाती है उसकी, तो उसके पश्चात वह उसका जो राशि का 50% उठा सकती है। तो जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 50%।
अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध या और प्रतितोष अधिनियम 2013 संबंधी विकल्प सही है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, आंतरिक शिकायत समिति के कुल सदस्य संख्या कम से कम 5 है, स्थानीय शिकायत समिति के कुल सदस्य संख्या 6 है, या कार्यस्थल में खेलकूद संकुल शामिल नहीं है, या उपर्युक्त सभी। तो प्रश्न में पूछा गया है कि लैंगिक उत्पीड़न जो अधिनियम 2013 है, इसके तहत जो शिकायत समिति है उसमें सदस्य संख्या पूछी गई है। तो आप याद रखिए कि जो शिकायत समितियां हैं वह दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है आंतरिक शिकायत समिति और दूसरी होती है स्थानीय शिकायत समिति। तो जो आंतरिक शिकायत समिति होती है उसमें कम से कम 5 सदस्य होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। और जो स्थानीय शिकायत समिति होती है उसमें एक अध्यक्ष होता है और 3 सदस्य होते हैं, टोटल 4 सदस्य होते हैं। और इसी के साथ याद रखिए कि इसमें 2 महिला सदस्य होते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, आंतरिक शिकायत समिति के कुल सदस्य संख्या कम से कम 5 है, यही ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा क्रिया घरेलू हिंसा के व्याख्यान में नहीं आ सकता है? ऑप्शन दिए गए हैं, बच्चा ना होने के कारण अपमानित करना, दहेज के लिए जबरदस्ती करने पर उसके रिश्तेदारों को हानि पहुंचाना, शारीरिक पीड़ा पहुंचाने का बार बार धमकी देना, या इनमें से कोई नहीं। घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम जो 2005 है, इसके तहत जो घरेलू दायरे में हिंसा है उसके अंतर्गत महिला का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, मौखिक, मनोवैज्ञानिक या यौन शोषण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है जिसके साथ महिला के पारिवारिक संबंध है, तो वह क्या होगा? घरेलू हिंसा के अंतर्गत होगा। तो प्रश्न में कहा गया है कि घरेलू हिंसा के व्याख्यान में नहीं आता है, तो जबकि बच्चा ना होने के कारण अपमानित करना यह घरेलू हिंसा के दायरे में आता है, दहेज के लिए जबरदस्ती करने पर रिश्तेदारों को हानि पहुंचाना यह भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है, शारीरिक पीड़ा पहुंचाने का बार बार धमकी देना यह भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। तो जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न दिया गया है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 संबंधी निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं है, यह आंतरिक शिकायत समिति का गठन करने का निर्देश देता है, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम जो 2013 है वह पूरे भारत में लागू है, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए विकल्प सही है। यह आंतरिक शिकायत समिति का गठन करने का निर्देश देता है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है। लेकिन जो प्रश्न में कहा गया है कि विकल्प सही नहीं है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न दिया गया है, घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम 2005 संबंधी निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? इस अधिनियम में मानसिक एवं शारीरिक अपहानि दोनों शामिल हैं। यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर छोड़कर पूरे भारत में लागू है, उपर्युक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न में कहा गया है, घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत इनमें से कौन सा विकल्प सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, यह अधिनियम, इस अधिनियम में मानसिक एवं शारीरिक अपहानि दोनों शामिल हैं। और जो ऑप्शन नंबर बी है, यह अधिनियम जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू है, जबकि यह पूरे भारत में लागू है 2019 के बाद। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, इस अधिनियम में मानसिक एवं शारीरिक अपहानि दोनों शामिल हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, मैनुअल स्कैवेंजर्स के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना की जो शुरुआत है वह कब की गई थी? तो मैनुअल स्कैवेंजर्स का मतलब होता है SRMS, जिसे कहा जाता है राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, जिनके पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना की जो शुरुआत है वह जनवरी 2007 को की गई थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, 2007। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में कितने जनजातीय अनुसंधान संस्थानों की स्थापना की गई है? तो याद रखिएगा, भारत में 18 जनजातीय अनुसंधान संस्थानों की स्थापना की गई है,
ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कौन सा प्रतिबंधित है? ऑप्शन दिए गए हैं, शारीरिक दंड, बच्चों के प्रवेश के लिए अनुवीक्षण प्रक्रियाएं, उपर्युक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटी, जिसे कि राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री ऑफ कंपलसरी एजुकेशन कहा जाता है। तो इसमें जो धाराएं हैं वह कुल 38 धाराएं हैं और 7 अध्याय हैं। याद रखिएगा, 38 धाराएं और 7 अध्याय हैं। इसकी जो शुरुआत यानी कि यह लागू किया गया था, तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में लागू किया गया था। अगर आपने अधिनियम की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर जरूर देखें, उसमें मैंने काफी विस्तार में इन सब अधिनियम को पढ़ाया है। तो जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, इसकी याद रखिएगा जो धारा 17 है, धारा 17 के तहत जो शारीरिक दंड का निषेध बताया गया है। तो प्रश्न में यही पूछा गया है कि कौन सा प्रतिबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए जिसमें शारीरिक दंड प्रतिबंधित है वह धारा 17 में है। तो दूसरा ऑप्शन दिया गया है, बच्चों के प्रवेश के लिए अनुवीक्षण प्रक्रियाएं, तो यह भी इस अधिनियम में प्रतिबंधित बताया है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, उपर्युक्त दोनों। अगला प्रश्न है, महिला का अभद्र प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम 1987 संबंधी कौन सा विकल्प सही है? यह अधिनियम पूरे भारत में लागू है, किसी प्राचीन स्मारक में की गई कोई प्रतिनिधित्व इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आ सकती, उपर्युक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, महिला का अभद्र प्रतिनिधित्व निषेध जो अधिनियम है वह पूरे भारत में लागू है। ऑप्शन नंबर ए राइट है इस प्रश्न का। ऑप्शन नंबर बी, किसी प्राचीन स्मारक में की गई कोई प्रतिनिधित्व इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आ सकती है, तो यह भी ऑप्शन नंबर बी भी राइट है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, उपर्युक्त दोनों। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन से वर्ष में राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान ने अपने पूरे जोर से कार्यान्वयन का आरंभ किया? तो याद रखिएगा, राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण जो अभियान है उसका जो कार्यान्वयन है वह 2013 में आरंभ किया गया। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, मलाशय का द्वार जो शरीर के बाहर की ओर खुलता है क्या कहलाता है? मलाशय का द्वार जो बाहर की ओर खुलता है वह गुदा कहलाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो याद रखिएगा, मनुष्य में छोटी आंत की जो लंबाई है वह 6 मीटर होती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बड़ी आंत का कौन सा भाग छोटी आंत के इलियम से जुड़ा होता है? तो याद रखिएगा कि जो छोटी आंत के इलियम से बड़ी आंत का जो भाग जुड़ा होता है वह होता है सिकम। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, हमारे शरीर में ग्रास नली की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो आप याद रखिएगा कि शरीर में ग्रास नली की जो लंबाई है वह 25 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, लार में कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में तोड़ता है? याद रखिएगा, लार में जो टाइलिन नामक एंजाइम होता है वह कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी टाइलिन। अगला प्रश्न है, छोटी आंत का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो याद रखिएगा, छोटी आंत का सबसे लंबा भाग इलियम है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, छोटी आंत में उपस्थित बिलाई का मुख्य कार्य क्या है? वसा को पचाना, अवशोषण सतह को बढ़ाना, अवशोषण सतह को कम करना, या प्रोटीन को पचाना? याद रखिएगा, छोटी आंत में जो उपस्थित बिलाई है
उसका जो मुख्य कार्य है वह अवशोषण सतह को बढ़ाना है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, अमाशय में प्रोटीन को पेप्टाइन में कौन परिवर्तित करता है? याद रखिएगा, अमाशय में प्रोटीन को पेप्टोन में परिवर्तित करता है पेप्सिन। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन मानव शरीर के लीवर के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं, इसका वजन 1.5 से 2 किलोग्राम होता है, यह सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह पित्त रस को स्रावित करता है, यह ट्रिप्सिन नामक एंजाइम को स्रावित करता है। तो प्रश्न में कहा गया है कि मानव शरीर के लीवर के संदर्भ में सही नहीं है, जबकि अगर हम देखें कि मानव शरीर के लीवर, तो इसका जो वजन है वह 1.5 से 2 किलोग्राम तक होता है और यह सबसे बड़ी ग्रंथि है, साथ ही यह पित्त को स्रावित करता है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी को छोड़कर यह ट्रिप्सिन नामक एंजाइम को स्रावित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से किस में ब्लूरुबिन नामक वर्णक पाया जाता है? अमाशय रस में, आंत रस में, जठर रस में या पित्त रस में? तो बिलुरुबिक नामक जो वर्णक है वह पित्त रस में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, भोजन को वापस बड़ी आंत से छोटी आंत में जाने से रोकता है। तो याद रखिएगा, भोजन को वापस बड़ी आंत से छोटी आंत में जाने से जो रोकता है वह है इलियोसिकोल वाल्व। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अस्थायी रूप से मल त्यागने से पहले तक यह किसमें रहता है? गुदा, मूत्राशय, सिकम या मलाशय? तो याद रखिएगा, अस्थायी रूप से मल त्यागने से पहले यह मलाशय में रहता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अमाशय में अंततः पचित खाना जो छोटी आंत में प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं? बोलस, काइम, कायल या मोनस? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आती हूं, तो बस आप वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, साथ ही कमेंट जरूर करें कि वीडियो कैसी लगी है। और आपसे जितने भी प्रश्न बन रहे हैं उन प्रश्नों के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो के अंत में ये जरूर बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन बने हैं, क्योंकि आपका एग्जाम काफी नजदीक है। तो इससे आप लोगों को अपने स्वयं एनालिसिस करने का मौका मिलेगा अगर आप प्रश्नों के आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, और साथ में ये जरूर बताएंगे कि आपसे कितने प्रश्न बने हैं। तो अमाशय में अंततः पचित खाना जो छोटी आंत में प्रवेश करता है उसे काइम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, बोलस का ग्रासनली में पहुंचते ही इसकी दीवारों में शिथिलन या फैलाव शुरू हो जाता है, इसे क्या कहते हैं? संकुचन, कायम, भोज्य तरंग, क्रमाकुचन? तो याद रखिएगा, बोलस का ग्रासनली में पहुंचते ही इसकी दीवारों में शिथिलन या फैलाव शुरू हो जाता है, उसे क्रमाकुचन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, अमाशय उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है, यह अंग्रेजी के किस अक्षर जैसा दिखाई देता है? तो प्रश्न में कहा गया है कि अमाशय है वह उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है, तो यह किसके जैसा दिखाई देता है? तो यह दिखाई देता है जे जैसा, जे की आकृति जैसा यह दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का अर्थ क्या है? कंप्यूटर डिस्क ड्राइव, एक वेब पता नेटवर्क पर प्रिंटेड इंस्टॉल करना, नेटवर्क पर स्टोरेज सर्वर। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसे कि शॉर्ट में कहा जाता है URL, तो जो URL है वह एक क्या है? वेब है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक आईपी एड्रेस में कितने बाइट्स होते हैं? याद रखिएगा, एक आईपी एड्रेस में 4 बाइट्स होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, एमएस एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट कौन से डिस्प्ले करता है? कौन डिस्प्ले करता है? फॉर्मूला बार,
टास्क पैन, रो हेडर, सेल शेडिंग। तो MS एक्सेल में एक्टिव सेल के जो कंटेंट है वह फॉर्मूला बार पर डिस्प्ले होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, ई शासन क्या है? व्यवस्थित शासन, मानव संचालित शासन, प्रौद्योगिक संचालित शासन या प्रभावी प्रशासनिक शासन? तो याद रखिएगा, ई शासन प्रौद्योगिक संचालित शासन है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर के बहुमुखी होने का अर्थ क्या है? कंप्यूटर में बहुत बड़ी स्मृति है, कंप्यूटर बहुत तेज है, कंप्यूटर द्वारा एक साथ कई कारण किए जा सकते हैं, कंप्यूटर सभी कार्यों को सटीक से करता है। तो कंप्यूटर के बहिर्मुखी होने का अर्थ होता है कि कंप्यूटर एक साथ कई कार्य किए जा सकते हैं कंप्यूटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है? कार्यों का सेट, वस्तुओं का एक सेट, उपकरणों का एक सेट या निर्देशों का एक सेट? तो याद रखिएगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का अर्थ होता है निर्देशों का एक सेट। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से असंगत युग्म को पहचानिए। इनपुट डिवाइस लाइट पेन, आउटपुट डिवाइस प्लॉटर, स्टोरेज डिवाइस ब्लूरे डिस्क, प्रोसेसिंग डिवाइस यूपीएस। प्रश्न में कहा गया है असंगत युग्म को पहचानना है। तो जो इनपुट डिवाइस लाइट पेन है यह राइट है, ऑप्शन नंबर ए तो सही है। ऑप्शन नंबर बी आउटपुट डिवाइस प्लॉटर, तो यह भी सही है। ऑप्शन नंबर सी स्टोरेज डिवाइस ब्लूरे डिस्क, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी प्रोसेसिंग डिस्क यूपीएस ये असंगत युग्म है, प्रोसेसिंग डिस्क यूपीएस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से टच स्क्रीन किस प्रकार की डिवाइस है? केवल इनपुट, केवल आउटपुट, इनपुट व आउटपुट, दोनों प्रोसेसिंग? तो टच स्क्रीन इनपुट व आउटपुट दोनों ही प्रकार का डिवाइस है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। आपको सभी सब्जेक्ट्स की थ्योरी क्लासेस मिल जाएंगी, महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज मिल जाएगी। साथ ही सभी सब्जेक्ट की मैराथन क्लासेस जरूर देखें, जिसके माध्यम से आपको एक ही क्लास में सभी सब्जेक्ट्स की टॉपिक वाइज तैयारी हो जाएगी। तो मैराथन क्लासेस जरूर देखें। तो जल्दी हम अपनी अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।